नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपना ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी किस में आता है? ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंडर हमारा ग्राफ थ्योरी एक टॉपिक, बड़ा प्यारा सा, बड़ा ही इजी टॉपिक, मानो बात, बड़ा ही इजी टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या किया है? हमने किया था सेट थ्योरी। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाकर देख सकते हैं, आपके कॉलेज एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, चलो ग्राफ थ्योरी करने वाले हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स मेन जो पकड़ेंगे आज। ठीक है, ये पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 1 होने वाला है। इसका अगला पार्ट भी निकालेंगे जिसमें जो रह जाएंगे टॉपिक्स वो उसमें कवर करेंगे। बात समझ में आती है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्राफ थ्योरी शुरू करने वाले तो सबसे पहले जानेंगे ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या होता है भाई साहब? ग्राफ हमें पता है क्या होता है, लेकिन उसकी बेसिक डेफिनेशन जो है, जो बुक्स में कई बार हमें लिखने को पढ़ने को मिल जाती है, वो हमें नहीं आती। जैसे कि ग्राफ इज ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू सेट्स। ग्राफ इज ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू सेट्स। अब आप बोलोगे भाई साहब ये डेफिनेशन तुमने कभी पढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। अब ये टू सेट्स क्या है? यहाँ पर टू सेट्स क्या है? मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। इतना तो हमें समझ में आ गया, वो कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें। ठीक है, टू सेट्स कौन से हैं? अब सेट्स देखो, यहां पे अब मेन बात हमारी शुरू होती है। टू सेट्स कौन से हैं? पहला वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स, दूसरा एजिस, दूसरा एजिस। अब भाई साहब वर्टेक्स होंगी तो उन दोनों को मिलाने के लिए कोई चीज तो हमें बीच में लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि ये एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स समझते हो ना, या इसको हम नोड्स भी बोल सकते हैं, नोड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर एंड पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, एंड पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ हमारे पास अगर नोड देखो, एक नोड यहां पे है, एक नोड यहां पे है। ठीक है, इसको अब दोनों को मिलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बीच में प्रयोग करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को क्या बोलते हैं? एज। इस चीज को क्या बोलते हैं? एज। एक हो तो एज, ज्यादा हो तो एजिस। सिंपल सी बात, एक हो तो वर्टेक्स, ज्यादा हो तो वर्टिसेस। सिंपल सी बात, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, बच्चे तो है नहीं हम, इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, एक बार वीडियो देख लेते। क्लियर है? बिल्कुल 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 क्लियर है। चलो जी, हमें इतनी बात समझ में आ जाती है। अब हमारा एजेंडा क्या होने वाला है? हम करने वाले हैं इसके टाइप्स। ठीक है, अलग अलग तरह के हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, वो सारे ग्राफ आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, पूरी हम डिटेल्ड डेफिनेशंस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, क्योंकि हमने सारा सिलेबस कवर कराना है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, सारा कुछ समझ भी आए आपको, वो हमारी गारंटी है। 101% हमेशा देते ही देते हैं। चलो जी, टाइप्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कुछ मेजर्स। कुछ मेजर्स, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, सब कुछ कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी। चलो जी स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलो जी, 1 2 3 लेके प्रभु का नाम, बोलो राम राम। चलो जी, पहला 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 सबसे पहले हम देखो यहां पे वर्टिसेस की बात करी, हमने वर्टिसेस की बात करी। अगर मैं बोलूं इसको अब साइड पे कर दो, अगर मेरे पास सिर्फ ये है, अगर मेरे पास सिर्फ ये है, अब आप बोलोगे ये क्या है? ये क्या है? ये है हमारा वर्टेक्स, ये है हमारा वर्टेक्स या फिर नोड या फिर एंड पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा वर्टेक्स, सिर्फ सिंगल वर्टेक्स, सिर्फ सिंगल वर्टेक्स। अगर आप ध्यान से देखो, ना तो हमारे पास यहां पे कोई एज है, ना तो कोई दूसरा वर्टेक्स है। ठीक है, सिर्फ सिंगल वर्टेक्स है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा ट्रिवियल ग्राफ। ये होता है हमारा ट्रिवियल ग्राफ। ठीक है, बात अलग अलग मैं प्रकार बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, ग्राफ के अलग अलग प्रकार, ये होता है हमारा ट्रिवियल ग्राफ। अब सेकंड चीज, लिखते जाओ लिखते जाओ, टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है। ठीक है, टॉपिक शुरू हो चुका है, ऐसी ऐसी तरीका रहने वाला इस पूरी का। देखो, अगर मैं यहां पे एक से ज्यादा ले आऊं, एक से ज्यादा ले आऊं, ठीक है, अब ये सारी क्या है? एन वर्टिसेस। क्या है ये? एन वर्टिसेस। हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, क्या है? एन वर्टिसेस। लेकिन क्या कोई एज दिख रही है? क्या कोई एज दिख रही है? आप बोलोगे भाई साहब एज तो नहीं दिख रही, एज तो नहीं दिख रही, हमें सिर्फ नोड्स 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 ही दिख रही है, हमें सिर्फ वर्टिसेस ही दिख रही है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा ग्राफ होगा हमारे पास? नल ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ होगा हमारे पास? नल ग्राफ। इतनी बात चलो हमें समझ में आ गई यहां पे। ठीक है, नल ग्राफ में क्या होता है? सिर्फ वर्टिसेस होते हैं हमारे पास, एजेस हमारे पास नहीं होते हैं। चलो, अब आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि ये कुछ इनकम्प्लीट सा हो गया, कुछ 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 ये इनकम्प्लीट सा हो रहा है। चलो अब थोड़ा इसको कंप्लीट करते हैं, अब थोड़ा इसको कंप्लीट करते हैं। हमारे पास सिर्फ 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 वर्टिसेस आ रही हैं, सिर्फ वर्टेक्स आ रहे हैं। ठीक है, एजेस तो हमारे पास आ ही नहीं रहे। चलो जी, अब लेकर आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी। ये हमारे पास एक नोड,
ये हमारे पास एक नोड, इसके बीच में हमने एक लाइन लगा दी जिसको मैंने बोला अभी क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं जी। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको देते हैं बी, और इसको बोलते हैं E1। ऐसे, क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब इस चीज को, ये वाला ग्राफ जो हमारे पास बन के आया है, इसको हम नाम देंगे कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ, समझ में आई बात समझ में? कंप्लीट ग्राफ क्या बोलता है कि मेरे पास जो भी वर्टेक्स है, मेरे पास जो भी वर्टेक्स है वो दूसरी वर्टेक्स के साथ, जितनी भी वर्टेक्स गिवन होंगी सबके साथ लिंक होनी चाहिए। समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है। सॉरी, मैंने क्या बोला, कंप्लीट ग्राफ क्या बोलता है कि मेरे पास जो भी वर्टेक्स है वो हर एक वर्टेक्स के साथ लिंक में होनी चाहिए, ये कंडीशन है। चलो जी, इसके साथ ये लिंक में होगी, अब इसके साथ इसको भी लिंक में करना होगा। चलो जी, ये भी लिंक कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस वर्टेक्स पे आते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, ठीक है। बी वाले को अब ए वाले के साथ पहले ऑलरेडी कनेक्टेड है, सी वाले के साथ भी करना है, चलो जी इसके साथ भी कर देते हैं। चलो दोनों के साथ होगी। अब सी वाले की बात आती है, सी ए के साथ भी हो गया, सी बी के साथ भी हो गया। समझ में आ गई बात? इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ। इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ। एक और एग्जांपल चाहिए, चलो जी एक और ले लो। यहाँ पे ये नोड, यहाँ पे ये नोड, यहाँ पे ये नोड, ये नोड और ये नोड, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया और ई दे दिया। यहाँ पे कुछ मैंने अधूरा लिखा है, कुछ अधूरा लिखा है जी, बिल्कुल एजिस का नाम तो दिया ही नहीं, E1, E2 और E3, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे देखो, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये इसको कनेक्ट कर दिया, ये इसको कनेक्ट, ये इसको कनेक्ट, ये इसको कनेक्ट और ये इसको कनेक्ट कर दिया। क्या ए वाली नोड बी से है? बिल्कुल है। ए वाली ई से है? बिल्कुल है। ए वाली सी से है? जी नहीं है। लेकिन कंप्लीट ग्राफ क्या कहता है, कनेक्ट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो ये लो जी, लिंक बना दिया। चलो ए वाली डी के साथ है? बिल्कुल नहीं है, हम करेंगे क्योंकि हमने क्या बनाना है, कंप्लीट ग्राफ बनाना है। बहुत बढ़िया। ई वाली देखो, ए के साथ है, बी के साथ है, डी के साथ है और सी के साथ है। चलो जी ये भी हो गया। और ये बी वाली किसके साथ, डी के साथ। क्या सारी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई? क्या सारी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझो, अब समझो, इसको नाम दे लो E1, E2, E3, E4, E5, ठीक है। और ये बन जाएगी आपकी E6, ये E7 और ये E8 और ये वाली E9, ठीक है। क्या सही है? E6 ये हो गई, E9 ये हो गई और E8 ये होगी, E7 ये होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ये वाली शायद मिसिंग हो गई, यहाँ पे E10। चलो जी, ये सीधी वाली, ये वाली मिस हो गई, ठीक है। चलो इतनी बात हमें क्लियर है, इतनी बात हमें क्लियर है। हमने बात करी अभी कंप्लीट ग्राफ की। अब क्योंकि ये सारी की सारी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसको हम कनेक्टेड ग्राफ भी बोल सकते हैं। इसको हम कनेक्टेड ग्राफ भी बोल सकते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कनेक्टेड ग्राफ की। कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन ये कहती है कि हर एक वर्टेक्स में, हर एक वर्टेक्स में जो भी जितनी भी वर्टेक्स होंगी उनमें एक पासेज लिंक होना चाहिए, एक पासेज लिंक होना चाहिए। वो हमारे पास इसमें भी देखो, इन दो के बीच में पासेज लिंक है, इन दो के बीच में पासेज लिंक है, इन दो के बीच में पैसेज लिंक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि देखो, कंप्लीट ग्राफ और कनेक्टेड ग्राफ आप दोनों को एक जैसा समझ सकते हो, एक जैसा समझ सकते हो। चलो जी, इतनी बात हमें क्लियर है। ये एक चौथी कैटेगरी भी मान सकते हो इसको अलग से, ठीक है। चलो जी, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए मुझे एक बात बताओ, क्या इस ग्राफ में, क्या इस ग्राफ में मुझे कोई डायरेक्शंस दिख रही है? सोच के बताना, क्या इस ग्राफ में मुझे कोई डायरेक्शंस दिख रही है? क्या मुझे ए वाला नोड बता रहा है कि मुझे आगे को जाना है या मुझे पीछे को जाना है? क्या मुझे सी वाला नोड बता रहा है मुझे आगे जाना है या पीछे जाना है? नहीं बता रहा, बिल्कुल भी नहीं बता रहा। ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। ऐसे नोट्स को, ऐसे ग्राफ्स को क्या बोलते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स, ठीक है। अब डायरेक्टेड ग्राफ्स कौन से होंगे जी? ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है तो जो डायरेक्टेड ग्राफ होंगे उसमें डायरेक्शन की बात हो रही होगी। जैसे कि मैं यही वाला डायग्राम दोबारा बनाऊं, यहां पे ये बन गया, यहां पे ये बन गया, यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, ये E1 है, ये E3 है और ये E2 है, ठीक है। मैंने कर दिया यहां पे ये एरो लगा दिया, मैंने यहां पे ये एरो लगा दिया, मैंने यहां पे ये एरो लगा दिया, कहीं भी एरो लगा दिया, कहीं भी, ठीक है। वो आगे भी हो सकते हैं, सारे एक दिशा में भी हो सकते हैं, सारे उल्टी दिशा में भी हो सकते हैं और सीधी उल्टी दिशा में भी हो सकते हैं। जैसे कि ये देखो,
ये एरो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रहा है, और ये इधर जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये वाला ग्राफ मुझे डायरेक्शन बता रहा है। मुझे ए वाले नोड से पता लग रहा है कि ए वाले में जो इनकमिंग नोड्स है वो कौन सी है, E1 और E2 वाली एजेस, ठीक है। मतलब कि बी वाला आ रहा है इससे और सी वाला आ रहा है इसकी तरफ। जो सी वाला है उसकी तरफ देखो बी वाला आ रहा है थ्रू E3, लेकिन E2 वाला जा रहा है ए की तरफ। बात समझ आ रही? मतलब कि कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन हमें यहां पे दिख रही है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। क्या ये डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है? क्या ये डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है? आप बोलोगे अनडायरेक्टेड है, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई भी डायरेक्शन शो नहीं हो रही। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ग्राफ थ्योरी। सारे के सारे ग्राफ, सारे के सारे देखो वर्टिसेस और एजिस पे ही सारी की सारी बात यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। चलो इतनी चीजें क्लियर है। हमने क्या कुछ कर लिया, हमने कंप्लीट ग्राफ कर लिया, हमने ट्रिवियल ग्राफ कर लिया, हमने नल ग्राफ कर लिया, हमने डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड पढ़ ली, हमने कनेक्टेड ग्राफ भी पढ़ लिया। चलो जी, अब ग्राफ 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 सब कुछ हो गया, ग्राफ ग्राफ सब कुछ हो गया। अब एक टर्म आती है यहां पे, जैसे कि हम जब सेट्स पढ़ते हैं तो सेट्स में हम उसके क्या करते हैं, सबसेट्स भी तो पढ़ते हैं। ऐसे ही जब हम ग्राफ्स पढ़ते हैं तो ग्राफ्स के सब ग्राफ्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो जी, हमने पढ़ा ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ टाइप्स देखे, और भी टाइप्स है, अभी रुक जाओ, ये भी एक तरह की टाइप ही है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सब ग्राफ्स। सब ग्राफ्स देखो, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें भी जरूरत नहीं है। ग्राफ में से कुछ हिस्सा साइड में निकाल दो, वो उसका क्या बन जाएगा, सब ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि सेट है मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है। अगर इसमें से मैं कुछ हिस्सा निकाल दूं, जैसे कि 2 और 3 निकाल दूं, इसको बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक इसी प्रकार से अगर मेरे पास ये ग्राफ है, या फिर और थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये मेरे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये E1 E2 E3 E4 और E5, ठीक है। ये मेरे पास एक क्या है, ग्राफ है, ठीक है, जी नाम दे लो। इसका अगर मुझे सब ग्राफ फाइंड आउट करना है, इसका अगर मुझे सब ग्राफ फाइंड आउट करना है, तो इसमें से मैं कुछ हिस्सा साइड में निकाल दूंगा, बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए। देखो कैसे कैसे कैसे, यहां पे ये भी हो सकता है, ठीक है। देखो ये वाला हिस्सा, ये भी एक सब ग्राफ हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि किसी भी प्रकार से इसमें से हम सब ग्राफ क्या इसके निकाल सकते हैं। इसको हम G डैश बोल देते हैं, ठीक है। G-1 G-2 G-3 G-4, ऐसे बात समझ में आती है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, इसके मुझे सब ग्राफ निकालने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, देखो एक डंडी यहां से ले लो, ये वाला एक हो गया सब ग्राफ, ठीक है। एक सब ग्राफ इसका ये हो जाएगा, ठीक है। एक सब ग्राफ इसका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि उसी प्रकार से हम छोटे छोटे हिस्से साइड में अगर कर लें उस ग्राफ के, तो क्या बन जाएंगे, उसके सब ग्राफ बन जाएंगे। इतनी चीज हमें बिल्कुल 1% भी डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले हैं प्लेनर ग्राफ क्या होते हैं। हम देखने वाले हैं अब प्लेनर ग्राफ क्या होते हैं। देखो प्लेन से हम क्या मतलब समझते हैं, प्लेन से हम मतलब समझते हैं 2D, ठीक है। प्लेन से हम क्या मतलब समझते हैं, 2D। जैसे कि अगर मैं यहां पे कुछ ड्रॉ करना चाहूं, अगर मैं यहां पे ये सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो ये किस में है, 2D में है, ठीक है। अगर यहां पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, तो ये किस में है, 2D में है, ठीक है। इसका एक अगर मैं ये डायगोनल कर लूं, तो ये भी किस में है, 2D में है। लेकिन अगर मैं इसका एक और डायगोनल ड्रॉ कर दूं, तो क्या ये 2D में होगा, दिमाग लगाओ, क्या ये 2D में हो। देखो ये वाला एक मार्कर है, ठीक है, ये वाला दूसरा मार्कर है, यहां पे जाते जाते देखो सेम प्लेन पे ये टकरा जाएंगे, सेम प्लेन पे ये टकरा जाएंगे। तो मतलब कि ये वाला जो होगा ये प्लेनर नहीं होगा, ये प्लेनर नहीं होगा। जैसे कि देखो ये वाला ग्राफ अगर लेते हैं, तो क्या ये प्लेनर है, जी बिल्कुल ये प्लेनर है, जी बिल्कुल ये प्लेनर है। प्लेनर क्या हो गया, जो हम 2D पे आसानी से उसको बना सके, जिसको हम 2D पे आसानी से बना सके। यहां पे क्या दिक्कत आएगी, ये वाली जो वर्टेक्स है ये कट कर रही है। तो मतलब कि हमें प्लेनर का पता लग गया कि प्लेनर ग्राफ क्या बोलता है कि कोई भी एज
आपस में कट नहीं करनी चाहिए, कोई भी एज आपस में कट नहीं करनी चाहिए, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आती है? अब इस ग्राफ को अगर हमने प्लेनर बनाना हो तो वो कैसे करेंगे? देखो, किसी भी एक डायगोनल को ले लो, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल यहां पे बनेगा, ठीक है, ये वाला डायगोनल, इसको मैंने पुश कर दिया बाहर की तरफ, या इधर पुश कर दो या फिर ऊपर को पुश कर दो, तो ये कैसे हो जाएगा? देखो, ये कुछ मेरे पास इस प्रकार से दिखेगा। देखो, ये एक डायगोनल ऑलरेडी थी, इसको हमने यहां अगर नीचे को पुश किया तो यहां से ये बाहर वाली साइड से इसको टच करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर से पुश करता हूं, अगर ऊपर पुश करता हूं तो ये ऊपर वाली साइड से इसको टच करेगा। क्या बात समझ आ रही है? अब देखो, क्या यहां पर कोई एज इंटरसेक्ट कर रही है? कोई एज इंटरसेक्ट कर रही है? आप बोलोगे नहीं कर रही, तो मतलब कि ये और ये क्या है जी? मेरे पास प्लेनर ग्राफ है। क्या बात समझ आई? बहुत बढ़िया। देखो, छोटे छोटे प्रकार के हैं, बड़े इजी इजी हैं, इतनी चीज हमें यहां तक जो है वो क्लियर है, ठीक है। चलो थोड़ा सा रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब आने वाले हैं थोड़े से इससे ऊपर वाले ग्राफ्स। आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास आ रहा है यहां पे डीकंपोज्ड ग्राफ, डीकंपोज्ड ग्राफ, या फिर इसको हम डीकंपोजिशन ऑफ ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमने केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस करी होंगे, अगर आपको याद होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते थे, एक रिएक्शन हमारे पास होती थी, उसको हम आगे राइट हैंड साइड में जाके दो टुकड़ों में बांट देते थे, ठीक है। ठीक वही हमने यहाँ पे ग्राफ में भी करना है। जैसे कि मेरे पास ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, यहां पर ये एक नोड है, ये एक नोड है, फिर आगे एक और नोड, आगे एक और नोड, यहां से इधर गया, यहां से ये इधर, यहां से ये इधर, यहां से ये इधर, ठीक है। मेरे पास ये एक ग्राफ है, यहां पे नाम दे लो ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 और E9, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्राफ है, मैंने इसका क्या बनाना है? डीकंपोज्ड ग्राफ। मैंने इसका क्या बनाना है? डीकंपोज्ड ग्राफ। कहीं से भी तोड़ दो, कहीं से भी तोड़ दो, जैसे कि यहां से ये बनाया मैंने, यहां से इतना, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा। देखो अगला ग्राफ कैसा होगा? यहां पे देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर और ये इधर, ठीक है। मैच कर पा रही हो? देखो, इन दो को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मेरे पास ये निकल आएगा? बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास क्या हो गए? डीकंपोज्ड ग्राफ्स। डीकंपोज्ड ग्राफ्स किससे बने? इससे बने। अगर इसका नाम जी है तो ये क्या हो जाएगा? जी डैश, और ये भी जी डैश, 1 और 2 बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, इजी इजी है। मैं दोबारा बता रहा हूं, प्लस ना भी लगो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी के जो ये दो ग्राफ्स होने वाले हैं, ये जुड़ेगा, ये वर्टेक्स के साथ ये वर्टेक्स जुड़ जाएगी, ये वर्टेक्स के साथ ये वर्टेक्स जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये एज बीच में आ जाएगा, जो कि ये वाला एज है। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो दूर हो गई। अगला 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 हमारे पास कौन सा आएगा? देखो, मैंने सबसे पहले क्या बोला? ये दो नोड्स हैं, ठीक है, इसके बीच में ये एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये क्या है? वर्टिसेस। ये क्या है? एज। अब अगर ध्यान दो, अब अगर यहां से मैं एक और एज यहां पे ले आऊं, ये दो वर्टिसेस हैं, दोबारा सुनो, ये दो वर्टिसेस हैं, ये मैंने एक एज लगाई और इसी में एक और एज ले आया, ए बी, ये E1, ये E2, चलो जी एक और ले आते, यहां से एक और ले आए, चलो E3। भाई साहब, एक तो संभल नहीं रही थी, अब दूसरी ले आए, चलो दूसरी को हमने जैसे संभाल लिया, तीसरी भी ले आए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास होती हैं, देखो, एक से अनेक एजेस, मतलब कि देखो नाम से पता लग गया, मल्टी एजेस। मल्टी एजेस, मल्टी एजेस क्या होते हैं? मल्टी एजेस होते हैं कि जिस ग्राफ में आपके पास दो या दो से ज्यादा एजेस आ जाए, लेकिन उनके जो नोड्स होते हैं, उनके जो एंड पॉइंट्स होंगे, वो क्या होंगे? आइडेंटिकल, वो क्या होंगे? सेम। समझ में आ रही बात? बात समझिए। देखो, E1 के, अगर E1 एजेस के मैं नोड्स पूछूं कौन से होंगे? ए और बी। अगर मैं E2 के नोड्स पूछूं कौन से होंगे? ए और बी। अगर मैं E3 के नोड्स पूछूं कौन से होंगे? ए और बी। मतलब कि ये सभी क्या है? सेम है। सभी क्या है? सेम है, लेकिन एजेस तो क्या है? डिफरेंट है। एजेस क्या है? डिफरेंट है। तो मतलब कि इस ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं? मल्टी एज ग्राफ बोल सकते हैं। मल्टी एज
बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब इसी को अगर मैं ग्राफ में ले आऊं, ये मेरे पास एक ग्राफ था, ये मेरे पास एक ग्राफ था, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, इसको E1 दे दो, E2 दे दो, E3 दे दो। हम इसको क्या बोल रहे थे, ये क्या है हमारे पास, सिंपल ग्राफ। इसको नोट करो, ये क्या है हमारे पास, सिंपल ग्राफ, एकदम सिंपल, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल नहीं डाला हमने। अब कॉम्प्लेक्स मटेरियल अगर डालना चाहे इसमें, तो हम इस चीज को इसमें ऐड करने वाले हैं। देखो यहां पर मैं ये एक एज खींची, यहां पर ये एक और नोड बनाया यहां पर, ठीक है, यहां से ये एक ले आया, यहां से ये एक ले आया, ठीक है, एजेस जितनी मर्जी बना सकते हो, इसमें वो आपकी दिक्कत है। ठीक है, यहां से ए बी सी, इसको डी दे दो, ठीक है, E1 E2 E3, ये E4 होगी, ये E5 होगी और ये E6 हो गई। अब यहां पे ध्यान दो, हमने क्या किया, मल्टी एज को सिंपल ग्राफ में ऐड कर दिया। हमने क्या किया, मल्टी एज को सिंपल ग्राफ में ऐड कर दिया। तो यहां से हमारे पास इसका जो उत्पन्न नाम हुआ, जो नामकरण इसका हम बोलेंगे, वो क्या होगा, मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ, देखो मल्टी एज से मल्टी आ गया, ठीक है, और सिंपल ग्राफ से ग्राफ आ गया, ये क्या बन गया, मल्टी ग्राफ। ठीक है, इजी इजी, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब सुनो, एक और बात, एक और बात, एक और बात, ये जो होती है ना हमारे पास, एक नोड से लेकर दूसरी नोड के बीच में जो एज होगी, एक नोड से लेकर दूसरी नोड के बीच में जो एज होगी, इस एज को हम बोलते हैं प्रॉपर एज। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एज। देखो छोटे छोटे पॉइंट से नोट करते जाओ साथ के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एज। लेकिन वही अगर एक नोड है और ये दूसरी नोड है, ये तो प्रॉपर एज है, हमने बात मान ली। अगर इसी नोड से एक और एज में ले आऊं यहां पर, बात समझ आ रही है, ये E1 और ये E2, ये A और ये B। E1 तो क्या है, E1 तो हमें पता लग गया क्या है, प्रॉपर एज। E1 क्या है, प्रॉपर एज। लेकिन ये जो E2 है, लेकिन ये जो E2 है, देखो प्रॉपर एज की क्या है कंडीशन, कि प्रॉपर एज की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन ये प्रॉपर एज नहीं हो सकती, क्योंकि इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम ही है। देखो यहां से शुरू हुई, घूम फिर के दोबारा यहीं पर आ गई, मतलब ये प्रॉपर एज नहीं है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप। देखो दोबारा सुन दो, दोबारा सुनो, यहां पे देखो हमने क्या किया। देखो एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहां पे एक सिंपल ग्राफ लिया, हमने यहाँ पे ये देखो ये वाला सिंपल ग्राफ लिया, इसको ए बोला था, बी बोला था, सी बोला था, E1 E2 और ये E3। हमने क्या किया, सी से एक एज खींची जो कि है लूप वाली। ठीक है, ये वाली तो हमें पता है प्रॉपर एज है, ये वाली प्रॉपर एज है, ये वाली प्रॉपर एज है, लेकिन ये वाली जो एज है E4, ये प्रॉपर एज नहीं है, ये प्रॉपर एज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो यहां पे लूप आ गई। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इस ग्राफ को हम बोलेंगे सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। अब थोड़ा सा और इसको अगर ऊपर लेकर जाना चाहे, तो देखो हमने ये समझ लिया कि मल्टी ग्राफ क्या होता है, ठीक है, हमने ये समझ लिया कि सेल्फ लूप इन अ ग्राफ क्या होती है, ठीक है, हमने ये समझ लिया कि मल्टी एज क्या होता है। उसी के साथ साथ अगर एक और ग्राफ में यहां पे बनाऊं, ये देखो यहां पर ये एक सिंपल ग्राफ बनाया था, ठीक है, यहां पर ये ए, ये बी, ये सी, ये E1 E2 और ये E3। यहां से मैंने एक और एज यहां पे बनाया, देखो ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, यहां पे एक और एज बना ली मैंने, डी सॉरी वर्टेक्स बना लिया। और ये कौन सी होगी, E4, यहां पे E5 और यहां पे E6। ठीक है, अगर सिर्फ इतना ग्राफ में रहने दो तो मुझे पता है कि ये कौन सा है, मल्टी ग्राफ है, मुझे पता है ये कौन सा है, मल्टी ग्राफ है। लेकिन अगर यहां पर मैं ए के साथ एक सेल्फ लूप ले आऊं, अगर यहां पे मैं ए वर्टेक्स के साथ एक सेल्फ लूप ले आऊं, या कहीं भी डी के साथ भी ला सकता हूं, बी के साथ भी ला सकता हूं, सी के साथ भी ला सकता हूं, कहीं भी किसी भी वर्टेक्स पे मुझे क्या चाहिए, एक सेल्फ लूप चाहिए। तो उस केस में ये ग्राफ जो मेरा होगा, ये मल्टी ग्राफ ना होकर क्या बन जाएगा, स्यूडो ग्राफ। स्यूडो का मतलब क्या होता है, देखो सूडो का मतलब होता है नकली, सूडो का मतलब होता है नकली। यहां पर देखो ना तो ये पूरा का पूरा सेल्फ लूप है, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टी एज आ रहा है, और ना ही ये पूरा मल्टी ग्राफ है, क्योंकि इसमें सेल्फ लूप आ रहा है। बात समझ आ रही है, ना तो देखो 50% सेल्फ लूप है और 50% क्या है, यहां पे मल्टी एज है। ठीक है, ये प्रॉपर एज, ये प्रॉपर एज, ये प्रॉपर एज।
ये भी प्रॉपर एज है, ये भी प्रॉपर एज है, ये भी प्रॉपर एज है, ये सेल्फ लूप वाली एज है, ये प्रॉपर एज नहीं हो सकती, ठीक है। यहां पर सी से डी में हमारे पास मल्टी एज दिख गई, ए पर हमें सेल्फ लूप दिख गई, तो मतलब कि सब कुछ झमेला सा हो गया। तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्यूडोग्राफ, जिसमें मेरे पास मल्टी एज भी दिख जाए, जिसमें मेरे पास सेल्फ लूप भी दिख जाए एक ही ग्राफ में, उस ग्राफ को मैं क्या बोलता हूं, स्यूडोग्राफ बोलता हूं। समझ में आ गई बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको अच्छे से समझ लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। बात समझ में आई, इतनी चीज क्लियर है हमें। इसके आगे चलते हुए आई गेस हमने काफी सारे यहां पे टाइप्स कर लिए हैं। अब जो मेन चीज हमारे पास यहां पे आती है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। मेन चीज जो यहां पे हमारे पास आती है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। चलो जी, इस पर स्टार लगा लो, अब इस पर स्टार लगा लो। इसके बाद हम कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो करने वाले हैं। ये आखिरी टाइप, इसको समझ सकते हैं आप। इस पर्टिकुलर वीडियो की हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। देखो हमने सेट में जो कॉम्प्लीमेंट किया था, ठीक उसी से हम इसको रिलेट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में हम क्या करने वाले, देखो एक डायग्राम यहां पे बनाते हैं, बड़ा प्यारा सा। एक ये ट्रायंगल बनाया हमने और यहां पे एक इसका उल्टा ट्रायंगल बनाया, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको करने का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है, सॉरी एक हमारे पास क्या है, ग्राफ है, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला, सेट से इसे रिलेट करना है। ए अगर सेट मेरे पास लेता हूं, यहां पे देखो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए सेट बनाया, थोड़ा सा रिवर्स करा रहा है, देखो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए बनाया। अगर मैं ए सेट के एलिमेंट्स ढूंढूं तो मेरे पास कौन से होंगे, ये वाले। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट के ढूंढूं तो मेरे पास ये बाकी सारे होंगे, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट वाला यूनिवर्सल में से ए सेट वाले एलिमेंट सारे माइनस कर दो, जो बाकी आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा, देखो ये जी है मेरे पास ग्राफ, हमने क्या करना है, जी का कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है, जी का कॉम्प्लीमेंट। जी डैश कर लो या जी बार कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है। अगर जहां पे एज होंगे, जहां जहां पे, देखो ध्यान दो, यहां पे सारा फोकस इधर, जहां जहां पे एज होंगे, जहां जहां पे एज होंगे वहां वहां से एज हटा दो। वहां से एज की बात कर रहा हूं, वर्टेक्स की नहीं। वहां पे एज हटा दो, और जहां पे एज नहीं होंगे वहां पर एज लगा दो। जैसे कि ए से सी पे एज है, हटा दो। ए से एफ पे एज है, हटा दो। जी से डी पे है, हटा दो। ये जितने भी एज दिख रहे हैं ये सारे के सारे हटा दो। हमारे पास कुछ ऐसे वर्टेक्स निकल आएंगे। यहां पे देखो ये बी, और नीचे है यहां पे सी, इधर है डी, ठीक है जी, यहां पे जी, और नीचे है हमारे पास एफ, ठीक है। ये सारा है, ये सारा है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। देखो ए से बी, ए से बी कोई एज नहीं है, लगा दो जी। मैंने क्या बोला था, जहां पे नहीं है वहां पे लगा दो, जहां पे है वहां पे हटा दो। बी से सी कुछ भी नहीं है, सी से डी नहीं है, डी से एफ नहीं है, जी से एफ नहीं है, ठीक है, और ए से जी नहीं है। देखो हमने ये वाले सारे लगा दिए। यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं, थोड़ा सा वहां पे डायग्राम पुट्ठा सीधा बन गया। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और ये इधर, ये सारे मैंने बनाए हैं किसमें, कॉम्प्लीमेंट वाले ग्राफ में। अब और क्या रहता है, देखो हमने ये जो एजेस है ये सारे हटा देने हैं, और जहां पे नहीं है वहां पे लगा देने। देखो ए से डी नहीं है, लगा दिया। बी से एफ नहीं है, लगा दिया। जी से सी नहीं है, लगा दिया, ठीक है। यहां पे देखो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएंगे, सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। यहां पे देखो ये ऐसे, और बस हो गया, बस इतना ही था। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा ना यहां पे कर लो, कंफ्यूज मत हो जाना। ये यहां पे एफ हो गया, ठीक है जी, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, चलो सिंपल सा फंडा। देखो जहां जहां पे एज है वहां पे देखो ये वाले एजेस थे, ब्लू वाले थे, हमने वो ब्लू वाले यहां पे नहीं लगाए। ये कौन सा ग्राफ है जी, जी का कॉम्प्लीमेंट, जी का कॉम्प्लीमेंट। या फिर डैश से डिनोट कर लो, या फिर बार से डिनोट कर लो, वो अगेन आपकी इच्छा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो जी, अब हम करने वाले हैं ऑर्डर एंड साइज ऑफ ग्राफ। ऑर्डर एंड साइज ऑफ ग्राफ क्या होता है जी, ऑर्डर एंड साइज, बड़ी बड़ी हेडिंग बना लो, ऑर्डर एंड साइज ऑफ ग्राफ। ऑर्डर एंड साइज ऑफ ग्राफ, देखो ऑर्डर में क्या होगा, हमारे पास जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे,
जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो हमारे पास क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। और साइज में हमारे पास जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे वो क्या होगा, हमारा ग्राफ का क्या होगा, साइज होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाया हमने यहां पर, ये इसको ऐसे यहां पे ये ए बी सी डी और ये E1 E2 E3 E4 E5 और E6। चलो जी, बहुत बढ़िया। हमने पूछा कि इस ग्राफ का हमें ऑर्डर बताओ, इस ग्राफ का ऑर्डर बताओ, और हमें पता है ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस यू नो 1 2 3 4 5, मतलब कि ऑर्डर कितना है इसका, 5 है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 5, या फिर कैसे लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल्स टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूछा जाए कि साइज क्या है, साइज क्या है, हमें पता है साइज क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस। इसमें नंबर ऑफ एजेस गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कि साइज ऑफ ग्राफ क्या है, आप बोलोगे 6 है। मतलब कि नंबर ऑफ एजेस क्या है, आप बोलोगे 6 है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। एक और ग्राफ का देखें, यहां पे ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, ये वाला ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ये E1 E2 E3 A B C ये E4। ठीक है, अब इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ ऑर्डर क्या है, इसका बताओ ऑर्डर क्या है। हमने पूछा ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने, 1 2 और 3, तो ऑर्डर कितना आ गया, 3। अब हमसे पूछा साइज क्या है, बताओ भाई साइज क्या है, हमें पता है साइज क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, देखो 1 2 3 और 4, तो साइज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या बात क्लियर, देखो एजेस ये है तो एक ही एज है ना, है तो एक ही एज है, तो साइज कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमारे पास यहां पे आता है डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ये साथ साथ नोट करते जाओ। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है कि हमारे पास उस वर्टेक्स पे, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे हमारे पास कितनी एजेस आ रही है, हमारे पास उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे कितनी एजेस आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ए का लेते हैं, हमसे पूछा कि ए का डिग्री ऑफ वर्टेक्स बताओ, ए का डिग्री ऑफ वर्टेक्स बताओ, तो हमने पूछा कि ए पर कितनी एजेस आ रही है, हम बोलेंगे ये 1 और ये 2, तो ए का डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब सेम तरीके से बी का बताओ, 1 2, तो बी का कितना हो गया, 2 हो गया। सी का बताओ 1 2 3, तो सी की डिग्री कितनी है, 3 है। ऐसे ही ई की डिग्री बताओ, 1 2 2 है जी। डी की बताओ 1 2 3, डी की डिग्री क्या है, 3 है। समझ में आ गई बात। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगी, जितनी जितनी एजेस उस पर कनेक्ट हो रही हैं उतनी उसकी डिग्री होगी। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, जब भी सेल्फ लूप होगी, जब भी सेल्फ लूप होगी तो वो हम दो एजिस हम उसको काउंट करेंगे, 2 एजिस उसको हम काउंट करेंगे जब हमने डिग्री निकालनी। ठीक है, यहां पे देखो, अगर पूछा जाए ए की डिग्री कितनी है तो आप बोलोगे 1 और 2, ए की डिग्री 2 है। बी की कितनी है, 1 और 2, आप बोलोगे 2 है। सी की डिग्री कितनी है, आप बोलोगे ये वाली एक एज, ये वाली एक एज हो गई 2। ठीक है, और ये एक सेल्फ लूप वाली, और सेल्फ लूप वाली हमने बोला था कि 2 एजेस काउंट होंगे। ठीक है, सेल्फ लूप में कितने एजेस काउंट होगी, 2 एजेस, तो 2 तो ये होगी और 2 ये होगी, 2 + 2 कितनी होगी, 4। तो सी की डिग्री यहां पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सेम तरीके से यहां पे अगर एक और एग्जांपल ले सेल्फ लूप का, बताओ जी E1 E2 ये ए और ये बी, ए की डिग्री कितनी होगी, आप बोलोगे 1। बी की डिग्री कितनी होगी, 1 2 3। ठीक है जी, सेल्फ लूप को क्या गिनना है, 2 गिनना है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो जी, हमने डिग्री कर लिया, हमने ऑर्डर कर लिया, हमने साइज कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास यहां पे आता है सोर्स और सिंक का, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोर्स नोड्स, सोर्स नोड्स या फिर सिंक नोड्स। ठीक है जी, चलो जी, एक बात हमेशा याद रखनी, जब भी सोर्स और सिंक का सवाल आ जाए तो हमारे पास वहां पे क्या होना चाहिए, एक डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि सोर्स और सिंक जो है वो अनडायरेक्टेड में पता नहीं लगेंगे, हमेशा डायरेक्टेड में पता लगेंगे। क्यों क्यों क्यों, अभी डेफिनेशन जानेंगे, वहां पे पता लगेगा। सोर्स में क्या होता है, देखो सोर्स नोड्स वो होती हैं जो नोड्स में 0 इनकमिंग एजिस हो,
जीरो इनकमिंग एजेस हो। ठीक है, मतलब कि सारी की सारी जो एजेस होंगी उस पर्टिकुलर नोड की, वो कौन सी होंगी? आउटगोइंग एजेस। वो कौन सी होंगी? आउटगोइंग एजेस। इनकमिंग और आउटगोइंग मतलब, इनकमिंग मतलब जो आ रही है उस नोड की तरफ, आउटगोइंग जो उस नोड से दूर भाग रही है। और ये कैसे पता लगेगा? जब हमारे पास डायरेक्शंस गिवन होंगी, और डायरेक्शंस कहां पे गिवन होती है? डायरेक्टेड ग्राफ में गिवन होती है। सिंक नोड बिल्कुल इसका उल्टा, यहां पे देखो जीरो इनकमिंग है तो यहां पे जीरो आउटगोइंग हो जाएंगी। ठीक है, जीरो आउटगोइंग एजेस, और सारी की सारी जो एजेस होंगी वो कौन सी होंगी? इनकमिंग एजेस होंगी। ठीक है जी, चलो अब इस बेसिस से मुझे इस ग्राफ में बताओ कि कौन कौन से सोर्स नोड्स है और कौन कौन सी सिंक नोड्स है। चलो वन का पता लगाते हैं, वन का पता लगाते हैं। वन में देखो ये दो एजेस हैं इसके साथ, ये भी आउटगोइंग है ये भी आउटगोइंग है, मतलब इनकमिंग जीरो है, इनकमिंग जीरो है, मतलब ये वन कौन सी है? वन कौन सी है? सोर्स नोड है। वन कौन सी है? सोर्स नोड है। चलो टू पे आओ, टू पे आओ। टू पे देखो एक ये एक ये एक ये इनकमिंग ये आउटगोइंग, मतलब दोनों आ गई तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना सोर्स है ना सिंक है। थ्री पे आओ, थ्री पे ये इनकमिंग और ये भी इनकमिंग, मतलब सारी की सारी इनकमिंग है, कोई भी यहां से आउटगोइंग नहीं है। इस नोड से देखो कोई भी बाहर नहीं जा रही, सारी की सारी अंदर आ रही है, ये भी अंदर ये भी अंदर ये भी अंदर, तो मतलब कि सारी इनकमिंग है, तो मतलब ये कौन सी हो गई? सिंक हो गई। कौन सी हो गई? सिंक हो गई। फोर्थ पे देखो, फोर्थ पे देखो, फोर वाली पे देखो ये आउटगोइंग आउटगोइंग आउटगोइंग, इनकमिंग कोई नहीं है, मतलब इनकमिंग जीरो है, मतलब ये कौन सी होगी? सोर्स हो गई। फिफ्थ पे आओ, फिफ्थ पे आओ, यहां पे देखो ये इनकमिंग इनकमिंग इनकमिंग, सारी की सारी इनकमिंग है, आउटगोइंग जीरो, तो मतलब कि कौन सी होगी? सिंक हो गई। चलो जी सिक्स पे आओ, सिक्स पे आओ, सिक्स पे आओ, यहां पे ये आउटगोइंग है, यहां पे ये इनकमिंग है, मतलब दोनों आ गई, तो यहां पे ये कुछ भी नहीं है, ना तो सोर्स है ना तो सिंक है। उम्मीद है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ ग्राफ, मेजर्स ऑफ ग्राफ में सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है? डिस्टेंस। सबसे पहली चीज क्या आती है? डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस निकालना होता है एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स का, कौन सा? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, चलो जी फॉर एग्जांपल हमने ए से निकालना है बाकी सभी वर्टेक्स का डिस्टेंस, क्या बनता है? देखो ए से बी जाना हमने, ए से बी जाना हमने, तो ए से बी में देखो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? कितनी एजेस पार करनी होगी, हमने ये चीज देखनी है। ठीक है, कितनी एजेस हमें पार करनी होगी, तो ए से बी ये रहा, तो एक एज, एक से छोटा तो कोई हो नहीं सकता, तो यहां पे डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास? वन आ गया। इतनी बात क्लियर है। चलो ए से सी, ए से सी में, ए से सी में देखो ए से सी ये एक ही पाथ है। ठीक है, तो यहां पे भी वन आ गया। अब ए से डी, ए से डी यहां से यहां तक, तो ये भी वन आ गया। ठीक है, अब ए से ई, ए से जाना है ई में, देखो अगर मैं यहां से जाऊं ये एक और ये दो, चलो यहां पे दो आ रही है, यहां से जाऊं एक और ये दो, यहां से भी दो है, एक दो तीन, यहां से तीन है, तो यहां से तो नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है जी, तो मतलब कि शॉर्टेस्ट मेरा कितना हो रहा है? टू हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। ये सारे डिस्टेंस आ गए। सेम तरीके से आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? बी से ए, बी से सी, बी से डी, बी से ई, ठीक प्रकार से सी से सारे, ठीक प्रकार से डी से सारे, ठीक प्रकार से ई से सारे। क्या इतनी चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये सारे आ गए आपके डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बाद हमारा स्टेप होता है इसेंट्रिसिटी। डिस्टेंस के बाद हमारा जो प्रोसीजर है, जो स्टेप होता है, वो है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या है? वो भी क्या है? एक मेजर ऑफ ग्राफ है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? देखो कैसे निकालते हैं इसेंट्रिसिटी। डिस्टेंस जो सबसे ज्यादा होगा, डिस्टेंस जो सबसे ज्यादा होगा, देखो एक पर्टिकुलर वर्टेक्स ले लो, चाहे ए ले लो, चाहे डी ले लो, चाहे ई ले लो, चाहे सी ले लो, चाहे बी ले लो। ठीक है, यहां पे हमने ए का निकालना था तो ए वाली ले लेते हैं। यहां पे इसेंट्रिसिटी ऑफ ए क्या होगी? देखो सारी की सारी डिस्टेंस जो होगी, सारे के सारे नोड से ए का जो डिस्टेंस होगा, उनमें हम देखेंगे जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, बात समझ। देखो हमने क्या किया, ए से सारे के सारे वर्टेक्स का हमने डिस्टेंस निकाला। क्लियर? चलो जी, ये सारे का सारा डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब जो ए से जो सारे डिस्टेंस निकाले हैं हमने, अगर हमसे पूछा जाए कि इसेंट्रिसिटी ऑफ ए बताओ, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ए क्या होगी? उन सभी डिस्टेंस में से जो मैक्सिमम पाथ होगा, जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, वो उसकी क्या होगी? इसेंट्रिसिटी होगी।
सेम तरीके से बी की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा। सी की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, जो सी का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगी। इतनी बात क्लियर है। चलो जी, मान लेते हैं कि इसेंट्रिसिटी ऑफ बी हमारे पास आ रही है, देखो यहां से एक और ये जाएगी एक दो, यहां से ई की तरफ अगर जाए तो एक दो, सारी की सारी दो है तो यहाँ पे दो मान लेते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ सी निकालेंगे अगर, तो सी की यहाँ पे देखो ये सारी की सारी नोड के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे बाहर आ जाएगी। इसेंट्रिसिटी ऑफ डी निकालेंगे अगर, तो डी की भी इसेंट्रिसिटी यहाँ पे 2 आ जाएगी। इसेंट्रिसिटी ऑफ ई निकालेंगे तो ई की इसेंट्रिसिटी हमारे पास यहाँ पे एक 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 दो और एक दो, ठीक है, ये भी 2 ही आ रही है, ठीक है। कोई गड़बड़ हो तो बता देना। डन है। ये सारी की सारी हमारे पास इसेंट्रिसिटीज जो क्या है आ रही है। अब हमसे अगर पूछा जाए कि बताओ रेडियस ऑफ ग्राफ क्या है, रेडियस ऑफ ग्राफ क्या है, या फिर वो पूछ ले डायमीटर ऑफ ग्राफ क्या है, वो पूछ ले डायमीटर ऑफ ग्राफ क्या है, तो कुछ नहीं करना, हमने देखना है सभी के सभी नोड्स की इसेंट्रिसिटी, हमने देखना है सभी के सभी नोड्स की इसेंट्रिसिटी। सभी इसेंट्रिसिटीज में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, रेडियस। सभी के सभी इसेंट्रिसिटीज में जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी उस पूरे ग्राफ का रेडियस, और सभी के सभी इसेंट्रिसिटीज में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगा उस पूरे ग्राफ का डायमीटर। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू 2 हुई है, मान लो यहां पर मेरी 3 आ जाती है, ठीक है, यहां पर मेरी 2 आ जाती है, ठीक है, यहां पे 2 मान लो, तो मेरे पास यहाँ पे जो 3 है वो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं जस्ट हम, तो 3 क्या हो जाता मेरा यहाँ पे डायमीटर, 3 क्या हो जाता है यहाँ पे डायमीटर, यहाँ पे 2 ही था तो अभी हम क्या ले सकते हैं 2, डायमीटर एज 2। बात समझ में आती है। देखो इसेंट्रिसिटी में सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगी, डायमीटर ऑफ ग्राफ। इसेंट्रिसिटी में सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ ग्राफ। सिंपल सी बात, देखो सिंपल सी बात, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है क्या, इतनी चीजें हमें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब कुछ लास्ट टॉपिक्स पर हम आ गए हैं, हमारी इस वीडियो को एंड तक हम ले आए हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, ज्यादा हम टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे नहीं। कुछ जो टॉपिक्स है जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो टॉपिक्स अब शुरू करने वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है, फटाफट से समझ लेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास आता है वॉक। वॉक क्या होती है, चलो जी, एक यहां पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, बेटर बोले तो यहां पर ये ऐसे और ये इसको ऐसे, ठीक है। चलो जी, इसका कुछ लेबलिंग कर ले, यहां पे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, ठीक है, इसको E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8। हमसे पूछा जाए अगर कि भाई साहब बताओ वॉक क्या होती है, भाई साहब बताओ वॉक क्या होती है। अब वॉक से क्या समझते हो, चलना। वॉक से क्या समझते हो, चलना। मैं यहां से चल के मैं यहां पे रुक जाऊं तो ये भी एक वॉक होगी, मैं यहीं से चल के फिर यहां से घूम के फिर यहां पे आ जाऊं तो ये भी क्या होगी, एक वॉक होगी। कहने का मतलब कि जहां से मर्जी चलो, जहां पे मर्जी खत्म करो, रहनी वो क्या है, वॉक है, रहनी वो क्या है, वॉक है। तो मतलब कि ए, अगर मैं एग्जांपल ले लूं वॉक का, तो E1 आगे हो जाएगा BE4, उसके बाद में गया D, उसके बाद E3, उसके बाद CE2, फिर मैं आ गया A पर, फिर E2, मतलब जैसे मर्जी। ये भी क्या है, एक वॉक है। एग्जांपल ले लो एक और वॉक का, ठीक है, BE4D, BE4D, इसके बाद में E5 पे आगे चल गया, यहां पर ये क्या था मेरा ABCD, यहाँ पे EF, ये G, ठीक है, E5 के बाद G, E5 के बाद G, तो ये भी क्या होगी मेरे पास, वॉक होगी। क्या इतनी चीज क्लियर है। अब वॉक में मेरे पास क्या हो जाएगा, एक ओपन वॉक और एक हो जाएगी क्लोज्ड वॉक। देखो नाम से ही पता लग रहा है, ओपन वॉक कौन सी होगी, जिसमें जो एंड वाले जो वर्टिसेस होंगे वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और क्लोज्ड वॉक कौन सी होगी, जिसमें जो एंड वाले वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए से शुरू करूं अपनी वॉक और जाऊं यहां पर, फिर यहां पे जाऊं, फिर यहां पे जाऊं और फिर वापस यहां पे आ जाऊं, तो ये जो मैंने सर्कल कंप्लीट किया ये क्या होगा, मेरा क्लोज्ड वॉक होगी। ये कौन सी वॉक होगी, क्लोज्ड वॉक होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, मैं गया ए से बी, देखो मैं गया ए से बी, बी से गया मैं डी, ठीक है, डी से गया मैं जी, जी से गया एफ,
F से गया मैं E, ठीक है, E से गया मैं D, D से गया मैं C, और C से गया मैं A। देखो शुरुआत वाला और एंडिंग वाला जो वर्टेक्स है वो सेम है, तो ये कौन सी होगी, क्लोज्ड वॉक। ये कौन सी होगी, क्लोज्ड वॉक। और ये जो वॉक थी देखो B से G, ये कौन सी वॉक थी, ओपन वॉक। ये कौन सी वॉक थी, ओपन वॉक। क्या चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है, वॉक समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है ट्रेल। वॉक के बाद हमारे पास टॉपिक आता है ट्रेल का। अब जैसे वॉक क्लोज्ड और ओपन हो सकती है, वैसे ट्रेल भी क्लोज्ड ट्रेल हो सकती है और ओपन ट्रेल हो सकती है। एक चीज यहां पे ध्यान दो, जो क्लोज्ड ट्रेल होगी उसको हम सर्किट भी बोल सकते हैं। ध्यान दो, जो क्लोज्ड ट्रेल होगी उसको हम सर्किट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेल। अच्छा, ट्रेल और वॉक में फर्क क्या है, ट्रेल और वॉक में फर्क क्या है, ट्रेल में हम एजिस को रिपीट नहीं कर सकते। ट्रेल में एजिस कांट बी रिपीटेड। वर्टेक्स जो है वो रिपीट हो सकती है, लेकिन एजिस गलती से भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर एजिस रिपीट हो गई तो वो ट्रेल नहीं होगी, वो क्या बन जाएगी, वॉक बन जाएगी। बात समझ में? एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं डी से शुरू करूं, ठीक है, डी के बाद गया मैं E5, E5 के बाद G पे, फिर E8, फिर F पे, E7, E पे, E6, ठीक है, E6 के बाद गया मैं D पे, ठीक है। यहां पे देखो D और D आ गया, सेम है। अब वर्टेक्स सेम है, वर्टेक्स रिपीट हो सकती है, वो मैंने आपको अलाउ कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहीं पे छोड़ दूं, अगर इसको मैं यहीं पर छोड़ दूं, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा। मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा। या फिर इसको कह सकते हैं हम क्लोज्ड ट्रेल, या फिर कह सकते हैं क्लोज्ड ट्रेल। अगर 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 देखो इतनी चीज क्लियर है, इसको नोट करो, फटाफट से नोट करो। अगर यही मैं इसको यहां पे ना छोड़ते हुए मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर देता, डी से मैं चला जाता E5 पे, डी से चला जाता E5 पे, तो यहां पे देखो ये E5 और E5 ये रिपीट कर गया, ये रिपीट कर गया, तो ये ट्रेल हरगिज नहीं हो सकती, ये ट्रेल हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे क्या है, एज रिपीट कर गई, यहां पे एज रिपीट कर गई। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने डी पे खत्म किया था, तो ये मैंने क्या बोला, क्लोज ट्रेल। अब ओपन ट्रेल कैसे हो सकती है, डी से ऊपर चले जाओ, यहां पे E4 ले आओ, E4 के बाद B ले आओ, ठीक है। अब यहां पे देखो ये D और B स्टार्टिंग कुछ और है, एंडिंग कुछ और है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ओपन ट्रेल। ये कौन सी हो जाएगी, ओपन ट्रेल। क्या समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब ट्रेल के बाद हमारे पास आता है पाथ। ट्रेल के बाद हमारे पास आ जाएगा पाथ। अब पाथ क्या होगा, देखो यहां पे हमारे पास एजेस कांट भी रिपीटेड थी, पाथ में हमारे पास वर्टेक्स कांट बी रिपीटेड। इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, एजेस रिपीट हो सकती हैं लेकिन वर्टेक्स रिपीट नहीं होंगे। अगर वर्टेक्स रिपीट हो गया तो वो पाथ नहीं रहेगा, वो पाथ नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सेम इसका भी क्या होगा, क्लोज्ड और ओपन, ठीक है। ये भी क्लोज्ड पाथ हो सकता है, ओपन पाथ हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसका एग्जांपल अगर हम यहां पे ले, तो हमारे पास पाथ का एग्जांपल यहां पे, तो ये पहला एग्जांपल देखो, ए से गया मैं बी पे, देखो ए से बी पे गया, बी से डी, बी से डी गया, डी से जी गया, ठीक है, जी से एफ, एफ से ई गया, ई से दोबारा जी आया, देखो ई से दोबारा में क्या आया, डी पे आया, सॉरी ई पे दोबारा क्या आया, डी पे आया। यहां पे डी और डी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मैंने क्या बोला था, वर्टेक्स कांट बी रिपीटेड। देखो एक तो ये लास्ट और फर्स्ट वाली रिपीट कर सकती है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप क्लोज्ड कुछ भी बनाना चाहो तो शुरुआत और एंडिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस है, ठीक है, कुछ भी क्लोज बनाना चाहो। लेकिन जो बीच में आएंगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर भी जो मैंने आपको बोला था कि एजेस कांट बी रिपीटेड, जो बीच में एजेस आएंगी उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, यहां पे अब देखो डी और डी बीच में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं, तो क्या ये पाथ होगा, क्या ये पाथ होगा, हरगिज नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला पाथ में, वर्टेक्स कांट बी रिपीटेड, वर्टेक्स कांट बी रिपीटेड। अगला एग्जांपल देखो, बी से गया मैं डी पे, बी से गया मैं डी पे, डी से गया मैं सी पे, ठीक है, और सी से गया ए पे, फिर बी पे, सी से ए पे, फिर बी पे। यहां पे फर्स्ट और लास्ट वाली रिपीट कर रही है, मतलब कि ये क्लोज्ड है। क्या बीच में कोई वर्टेक्स रिपीट कर रही है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर रही, मतलब कि ये पाथ भी है, मतलब कि कौन सा हो गया, क्लोज्ड पाथ। अब क्लोज्ड पाथ मैंने क्या बोला था, क्लोज्ड पाथ क्या होता है, यहां पे देखो क्लोज्ड पाथ हमारे पास होता है साइकिल।
क्लोज्ड पाथ को हम क्या और बोल सकते हैं, साइकिल बोल सकते हैं। यहां पर मैंने बोला क्लोज्ड ट्रेल को हम क्या बोल सकते हैं, सर्किट बोल सकते हैं, और क्लोज्ड पाथ को क्या बोल सकते हैं, साइकिल बोल सकते हैं। क्या इतनी चीजें समझ में आती हैं? ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझानी यहां पे जरूरी थी। एक लास्ट टर्म जो रह गई वो व्हील है, वो भी समझ लेते हैं फटाफट से। व्हील क्या होता है? देखो व्हील, अगर आपने कहीं साइकिल का व्हील देखा हो या फिर किसी बाइक का व्हील देखा हो, तो व्हील क्या होता है? देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेंटर में एक कुछ होता है, उसके साथ सारे के सारी जो होती हैं वर्टिसेस कनेक्टेड होती है, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो इसी को हम व्हील बोलते हैं। इसको अगर हम ग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे एक नोड, 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 यहाँ पे एक नोड और यहाँ पे एक नोड, सेंटर में एक नोड होगी जो कि इन सभी नोड्स के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, सेंटर में एक नोड होगी जो कि इन सभी नोड्स के साथ कनेक्टेड होगी। ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, इसको नाम दे लो जी। ठीक है, जी जो नोड है हम इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, हब। जी को हम क्या बोल सकते हैं, हब। तो ये जो ग्राफ बने हैं ये हमारे पास होता है व्हील ग्राफ। ये हमारे पास होता है व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ की पहचान ही यही है कि एक सेंटर में हब होगा जो कि बाकी सारी वर्टिसेस को कनेक्ट करेगा आपस में, जो कि सारी वर्टिसेस को कनेक्ट करेगा अपने साथ। ठीक है, बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमारे पास लगभग लगभग आज का जो हमने जो एजेंडा लिया था, जो हमने आज का ठीक है, यहां पर हमारे पास जो आज के टॉपिक्स हैं वो समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। कमेंट बॉक्स में कृपया बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें जो और टॉपिक्स हैं इसके, क्योंकि ग्राफ थ्योरी बहुत बड़ी है, कोई छोटी चीज नहीं है। ठीक है, एक वीडियो में मुमकिन नहीं है कि सारा कुछ हम पढ़ा सके और आपको समझ भी आ सके। ठीक है, ये पॉसिबल अगर हो पाता तो हम जरूर करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके और भी टॉपिक्स हम लेकर आने वाले आपके लिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट्स आपको फटाफट से मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ कृपया शेयर कीजिए ताकि उनके तक भी ये जरूरी जानकारी पहुंच सके, उनके भी अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।